है जीवन। So, gentlemen, welcome back for the second session for today, training number two for OSHA 30 hours general industry. हम वॉकिंग एंड वर्किंग सरफेस वाले टॉपिक को कंप्लीट कर चुके हैं। अब नेक्स्ट हमारा लेसन है, उसके ऊपर बात करते हैं। बट बिफोर गोइंग दैट, आई होप कि दोनों कॉन्सेप्ट जो पीछे हम बात कर रहे थे, 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट्स की और ट्रिप हैजर्ड्स की, वो क्लियर हो गए होंगे। किसने, अरसलान ने पूछे थे या हैदर ने पूछे थे, किसने पूछे थे? आपको क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट दोनों? मैंने पिक्चर्स भी सेंड कर दी आपको, और आपको बिल्कुल इजी वे में आपको मैंने ब्रीफ भी कर दिया। आई होप कि जी किसी सर। किस्म की कंफ्यूजन नहीं होगी जी सर, इंशाल्लाह। क्लियर हो गया, थैंक यू। चले, गुड। सो जिनमें अब हम बात कर लेते हैं कि हमने ओशा के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको साइट कैसे करना होता है, यानी उनको रेफरेंस कैसे करना होता है। ठीक है, तो उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो उसके लिए आपको जनरल इंडस्ट्री का जो उषा का स्टैंडर्ड है, उसको मैं ओपन करता हूँ और आपको मैं शेयर करता हूँ उसका मतलब व्यू करवाता हूँ, ताकि आपको पता चल सके कि कैसे हमने उसको साइट करना है। थोड़ा सा मुझे टाइम दें, बस मैं आपको। जी, अच्छा। मैं अभी आपसे शेयर कर लेता हूँ स्क्रीन। अच्छा, काइंडली मुझे इन्फॉर्म कर दें कि अभी मैंने स्क्रीन शेयर की है, आप तक पहुंच रही है? ये ओशा की वेबसाइट है। इसमें लॉ एंड रेगुलेशन वाला जो पोर्शन है स्टैंडर्ड्स का, उसमें मैंने आपको एक पेज शेयर किया है। आई होप कि आप व्यू कर रहे होंगे। अब यहाँ पे हम अगर स्टैंडर्ड्स में आ जाएं, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड्स में ये देखिए, जनरल इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का, मैरीटाइम का, एग्रीकल्चर का, रिकॉर्ड कीपिंग, विसल ब्लोअर्स, इससे रिलेटेड या अदर और भी जितने भी ओशा के स्टैंडर्ड्स हैं यहाँ पे मौजूद हैं। तो हमारा ज़्यादा वास्ता पड़ता है जनरल इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स के साथ, कंस्ट्रक्शन से भी पड़ता है, लेकिन जनरल इंडस्ट्री में भी कंस्ट्रक्शन कवर होती है। तो अगर हम इसको क्लिक करें, तो ये पूरा जो स्टैंडर्ड है ये हमारे सामने ओपन हो जाता है। ठीक है, ये कंप्लीट डॉक्यूमेंट है और बड़ा, बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है ये। 29 CFR क्या होता है? 29 होता है कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशन। ठीक है, ये एक कोड होता है जो कि डिफरेंट स्टैंडर्ड्स को दिया जाता है, और इस स्टैंडर्ड का जो नंबर है दैट इज 1910, जो कि जनरल इंडस्ट्री के स्पेसिफिक है। ठीक है, जनरल इंडस्ट्री में तमाम किस्म की जो इंडस्ट्रीज है वो आपको कवर हो जाती हैं, चाहे वो कंस्ट्रक्शन है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग है। किसी भी किस्म की इंडस्ट्री जो है वो जनरल के अंदर, जहाँ पे किसी और इंडस्ट्री में अगर कोई और लॉ मौजूद नहीं है या स्टैंडर्ड मौजूद नहीं है, वहाँ पे जनरल इंडस्ट्री इसको कवर कर लेती है। जी हैदर, जी बोले। सर, इन सब को पढ़ने के बाद कोई टेस्ट वगैरह होगा, मतलब वो जो एग्जाम होता है एंड पे, इसका भी होगा? जी बिल्कुल होगा एग्जाम। एक तो आपके क्विज हो रहे हैं साथ साथ। आपने क्विज नहीं अटेम्प्ट किया, पता नहीं, शायद नहीं किया अभी तक। हाँ, दो लड़कों ने की है। क्विज भी होंगे और एग्जाम भी होगा, आपका प्रैक्टिकल एक्टिविटी भी होगी। तो उसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी ना साथ साथ। तमाम मतलब जो लेसन्स हैं, इनके नोट्स भी मैं आपको सेंड कर रहा हूँ, इनकी प्रेजेंटेशन भी, इवन रिकॉर्डिंग भी आपको सेंड कर रहा हूँ। तो इसका मकसद तो यही है ना कि आप इसको रिव्यू भी करें कि देखिए, मैंने तो आपको ब्रीफ करना है ना, मैंने एज ए ट्रेनर आपको बताना है, चीज़ें समझानी है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। बाकी प्रिपेयर तो आपने खुद करना है ना, मतलब उसको मतलब कंसीव तो आपने खुद करना है। आप जब इसको रिव्यू करेंगे, आप थोड़ा सा इस पे टाइम स्पेंड करेंगे, तो डेफिनेटली चीज़ें इंशाल्लाह, जहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, मैं आपको 10 दफ़ा भी उसको समझाऊंगा। देखें, जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, मैं उस पॉइंट को उस पॉइंट से आगे जाऊंगा ही नहीं। दिस इज माई प्रिंसिपल कि मतलब आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए बेसिकली, क्योंकि आप प्रोफेशनल्स हैं। अब मुझे आपसे सुनना नहीं है कुछ कि मतलब आप मुझे कोई याद करके चीज़ सुना दें। मुझे आपने बताना है कि ये काम ऐसे होता है। वो अपने अल्फाज में बताएं आप, कोई मसला नहीं है। आप
मतलब टिपिकल जो है बुक वाली लैंग्वेज ना यूज करें, आप अपने अल्फाज में बताएं, बट यू हैव टू बी वेरी मच क्लियर अबाउट द कॉन्सेप्ट। ठीक है, आपको जो चीज़ आपको मतलब है आपसे पूछी जाए, वो आपको उसका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। मसलन मिसाल के तौर पे आपको मैं कहता हूँ कि जी ट्रिप हैजर्ड्स को आप एक्सप्लेन करें, ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया। अब मैंने कोई टिपिकल बुकिश लैंग्वेज तो यूज़ नहीं की ना, मतलब कहीं पे आपको टिपिकल जो डेफिनेशंस होती हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है, वो आपको वहाँ पे उसी तरह ही डिफाइन करना पड़ता है। बट जो मेन कॉन्सेप्ट होते हैं ना टॉपिक्स के, वो आपको इजी लैंग्वेज में समझाए जाते हैं, आम अल्फाज में, ताकि आपके जहन में वो चीज़ फिक्स हो जाए, आपको याद ना करना पड़े, बल्कि आपके एक स्टेट ऑफ द माइंड के अंदर वो चीज़ कंसीव हो जाए कि यार ट्रिप हैजर्ड ये होता है कि मतलब अगर कोई आप चलते चलते कोई चीज़ टकरा गई है आपके पाँव से तो आप गिर गए हैं, दिस इज ए ट्रिप। ठीक है, आप रास्ते में हैं, कहीं पत्थर पड़ा हुआ है, आप उसके उससे आपका पाँव टकराया, आप गिर गए हैं। आप जा रहे हैं, रास्ते में कोई केबल बिखरी पड़ी है, उससे आपका पाँव ट्रिप हो गया, आप गिर गए हैं। ठीक है, आप मतलब है कि भाग रहे हैं जल्दी में, कोई जमीन पे कोई सुराख है, कोई खड्डा है, उससे उससे आपका पाँव टकरा गया, आप गिर गए। यहाँ तक कि होता है कि आपकी अगर जो फुटवेयर है वो अगर आपने प्रॉपर तरीके से नहीं पहने हुए तो उससे भी ट्रिपिंग हो जाती है, पाँव में मोच आ जाती है, लोग गिर जाते हैं। तो आपके जहन में मतलब एक एक चीज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। इसीलिए मैं मल्टीपल तरीकों से आपको, जैसे 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट मैंने ब्रीफ किया आपको, बड़े इजी लैंग्वेज में किया, बड़े आसानी से आपको समझाया कि कम से कम अगर 4 आपके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हैं एट वन टाइम, तो ओशा ये कहती है कि जब भी आप लैडर यूज़ करें, यानी कोई सीढ़ी जो पोर्टेबल सीढ़ी होती है, उसका जब भी आप इस्तेमाल करें किसी वर्क एट हाइट एक्टिविटी के लिए, तो 3 पॉइंट कांटेक्ट मेंटेन करें। ठीक है, उसके लिए आपके कम से कम 2 हाथ उस सीढ़ी के साथ अटैच होने चाहिए, और एक पाँव, या कम से कम 2 पाँव और एक हाथ, यानी चारों में से 3 का कांटेक्ट आपका एट एट एनी टाइम मौजूद होना चाहिए। और चौथा जो खाली है, चाहे वो पाँव है चाहे हाथ है, उससे आप मूव करते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह कॉन्सेप्ट क्लियर करना जो है वो दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू पीपल। प्रोफेशनल लोग हैं आप लोग, नॉर्मल स्टूडेंट तो नहीं है कि मतलब आपको मतलब मैं कहूँ कि यार ये चीज़ याद करके मुझे सुना देना, आई डोंट केयर फॉर दैट, कि मुझे आप कोई थीसिस लिख के बता दें या कोई चीज़ याद करके रट्टा मार के सुना दें। बट आई वांट दैट यू शुड हैव अ क्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ द थिंग्स इन योर माइंड, बैक ऑफ द माइंड यस सर। चाहिए। ठीक है ना, सो उसी हिसाब से आप इसको सीखें। तो हम बात कर रहे थे स्टैंडर्ड की। तो ये जो 29 CFR है, ये होता है कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशन। जो अमेरिका के अंदर कावानीन बनते हैं ना, उनको उनका स्पेसिफिक नाम होता है जिसको वो कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशन कहते हैं। ठीक है ना, तो हर लॉ का एक स्पेसिफिक नंबर होता है। जैसे जो हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड, जनरल इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी मतलब रेगुलेशंस हैं, उनको उन्होंने एक कोड दिया हुआ है 29 CFR। उसमें से जो स्पेसिफिक जनरल इंडस्ट्री का नंबर है वो स्टैंडर्ड का 1910 है। इसी तरह जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का जो है वो भी 29 CFR के अंडर में ही आता है, इसी रजिस्टर के अंदर आता है, लेकिन उसका नंबर है 1926, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का जो स्टैंडर्ड है। ठीक है ना, तो स्टैंडर्ड का नंबर डिफरेंट होता है, लेकिन ये समझ लें कि ये एक रजिस्टर है जिसके अंदर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं। जनरल इंडस्ट्री का अलग डॉक्यूमेंट है, उसका अलग कोड है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का अलग डॉक्यूमेंट है, उसका अलग कोड है। इसी तरह मैरीटाइम इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर का अलग कोड है, तो उसका अलग। तो ये स्टैंडर्ड पूरा आपके सामने मौजूद है। इसमें देखें आप, शुरू में तो टेबल ऑफ कंटेंट्स है, फिर सब पार्ट ए से ये स्टार्ट हो जाता है। सब पार्ट ए मींस उसके आगे फिर उसके सब सेक्शंस मौजूद हैं। ये सब पार्ट ए बेसिकली ओवरव्यू है पूरे स्टैंडर्ड का। इसमें मतलब डेफिनेशंस हैं, ये कब स्टैंडर्ड बना, क्या प्रोसीजर इस पे लगा, किस तरह हुआ, ये सारा सब पार्ट ए जो जनरली इसको एक्सप्लेन करता है। उसके बाद अगर आप सब पार्ट बी पे आए, एडॉप्शन एंड एक्सटेंशन ऑफ एस्टेब्लिश्ड फेडरल स्टैंडर्ड्स, ये भी स्टैंडर्ड से रिलेटेड है कि ये जो स्टैंडर्ड्स ओशा बनाती है उसको कैसे अडॉप्ट किया जाता है, एस्टेब्लिश कैसे किया जाता है। तो ये सेक्शन भी उसी से रिलेटेड है, जिसमें स्कोप एंड पर्पस, कंस्ट्रक्शन वर्क, शिपयार्ड एम्प्लॉयमेंट, ये सारी इंडस्ट्री इन्होंने शामिल की है। इसी तरह अगर आप सब पार्ट सी, इन्होंने रिजर्व रखा हुआ है, इसमें कोई चीज़ अभी नहीं शामिल की, लेकिन एक सेक्शन उन्होंने रिजर्व रखा हुआ है कि इन फ्यूचर अगर कोई नए हैजर्ड जनरेट हो जाते हैं,
नई तहकीक आती है, नई रिसर्च आती है, तो उसको फिर इसमें शामिल कर सकते हैं। इसी तरह सब पार्ट डी, जैसे मैंने आपको बताया था, वर्किंग वर्किंग सरफेस से रिलेटेड। इसके आगे देखें, ये सब पार्ट के आगे सब सेक्शंस हैं। 1910.21 से लेके ये आगे आपके 0.30 तक जो वर्किंग एंड वर्किंग सर्फेसिस के टॉपिक्स हैं। स्कोप ऑफ डेफिनेशन है, जनरल रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, ठीक है। लेडर्स के बारे में, अगर अब मैं लेडर्स को क्लिक करूं तो आपको यहाँ पे लेडर्स के बारे में कंप्लीट स्टैंडर्ड्स मिलेंगे कि डिज़ाइन उसका कैसा होना चाहिए, कैसे कब यूज़ की जाती है। इसके जैसे ये लेडर रंग्स, स्टेप्स एंड cleats are parallel, level and uniformly spaced when the ladder is in position for use. Ladder rung steps and cleats are spaced not less than 10 inches. ठीक है, कि जो वो जो स्टेप्स होते हैं लैडर के, वो 10 इंच से कम फासले पे नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। और एंड शुड नॉट मोर देन 40 इंचेस, 37 सेंटीमीटर, ठीक है ना। क्योंकि अगर वो स्टेप्स ज्यादा दूर होंगे तो आपको बड़ा जंप लेना पड़ेगा अगले स्टेप पे जाने के लिए, तो उसमें गिरने का चांस होता है। तो उन्होंने एक स्टैंडर्ड मेंटेन किया हुआ है कि मिनिमम 10 इंचेस और मैक्सिमम 14 इंचेस के अंदर इसकी लेंथ होनी चाहिए। इसी तरह और भी बहुत सारी मेजरमेंट्स जो स्टैंडर्ड्स हैं लैडर से रिलेटेड, वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। आप इनको रीड कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी ये तो लंबा का टॉपिक है, तो इसको अगर हम यहाँ पे अगर पढ़ने लग गए तो फिर जिंदगी यहीं पे गुजर जाएगी। सो बट मेन मकसद ये है कि आपको बताना कि वॉकिंग एंड वर्किंग सर्विसेज से मुतल्लक स्टेप बोर्ड्स एंड मैन होल स्टेप, स्टेयरवेज, डॉक बोर्ड्स, जो भी आपसे आपके रिलेटेड टॉपिक हो, आप इसको ओपन करके वहाँ के उस चीज़ से रिलेटेड मजीद डिटेल जो है वो चेक कर सकते हैं। जी अरसलान, प्लीज़। सर जैसे प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था उसमें आपने वो एलएमएस पे अपलोड किया नोट्स में, उसमें मेंशन था वर्कर राइट्स अंडर ओशा, और जिसमें मेंशन था सेक्शन 11C। तो हम यहाँ पे साइट कर सकते हैं कि वो जो सेक्शन 11C किस जगह पे है सर? सेक्शन 11C इस जनरल इंडस्ट्री के उसमें नहीं है। वो सेक्शन 11C बेसिकली पार्ट है जो OSH एक्ट है, मेन हेल्थ एंड सेफ्टी का, ठीक है, जिसके थ्रू ये ओशा जो है वो स्टैब्लिश हुई थी। ये वो मतलब है जनरल इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड नहीं है, वो बेसिकली OSH एक्ट जो मेन उनका एक्ट है ना, 71 वाला, उसका वो जी जी। साइटेशन है वो, ठीक है ना, सेक्शन 11C की। राइट। और ठीक है उसको सर। अगर आपने देखना है 71 का जो लॉ है उसका भी लिंक मैं आपको सेंड कर दूंगा। अभी यहाँ पे ढूंढने में बड़ा टाइम लग जाएगा, बट मेरे पास वो लिंक मौजूद है, मैं आपको सेंड कर दूंगा। जो मेन लॉ है उनका, देखें, मेन लॉ उनका वही है 71 वा जो OSH एक्ट है, उसी एक्ट के थ्रू ये ओशा क्रिएट हुई। उसी एक्ट के थ्रू फिर जब ओशा क्रिएट हुई तो ये जो जितने स्टैंडर्ड आपके सामने पड़े हुए हैं ना अभी, ये ओशा की वेबसाइट के ऊपर, ये ओशा ने ही क्रिएट किए हुए हैं, डेवलप किए हुए हैं, लेकिन ऑन द ऑथराइजेशन ऑफ दैट OSH एक्ट, ठीक है ना। ये सारी अथॉरिटी उनको उस एक्ट के थ्रू मिली हुई है, तो उस एक्ट को वहां पे रेफरेंस किया हुआ है 11C का जो सेक्शन है, ठीक है जी। तो इसी तरह सब पार्ट डी वॉकिंग वर्किंग सर्विसेज से रिलेटेड है। ई जो है वो एग्जिट रूट और इमरजेंसी प्लानिंग से रिलेटेड है, इस पे हम आगे बात करेंगे, ठीक है। आगे और भी सेक्शंस हैं इसके। जी है ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड इन्वायरमेंटल कंट्रोल है। इसके बाद एच है हैजर्डियस मटेरियल्स हैं। इसी के इसके अलावा आप देखें कुछ पार्ट इन्होंने मतलब बीच में रिजर्व रखे हुए हैं। वो एक होता है ना, सीक्वेंस चला आ रहा होता है सब सेक्शंस का, तो वो सब सेक्शंस में कुछ इन्होंने पार्ट रिजर्व इसलिए रखे होते हैं कि चूंकि रिसर्च का एक सिलसिला कंटिन्यूअसली जारी रहता है, इन स्टैंडर्ड्स के अंदर चेंजेस भी होती रहती हैं, ठीक है ना। उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर है कि एक रिसर्च बेस्ड कोई जब उनके पास फीडबैक आता है, उनकी कमेटीज बैठती हैं, आपस में डिस्कस करती हैं, बड़ी मतलब है कि डिस्कशंस के बाद फिर वो एक नई जो है ना नया सेक्शन उसमें क्रिएट होता है। तो बजाय इसके कि वो फिर मतलब है कि वो एडजस्ट ना हो वहाँ पे उस टॉपिक के अंदर, तो इसलिए वो कुछ चीज सेक्शन जो है रिजर्व रख देते हैं। इसी तरह आप देखें ये काफ़ी सारी चीज़ें कुछ आपसे ज़्यादा रिलेट नहीं करती, मतलब स्टैंडर्ड से रिलेट करती हैं, ट्रेनिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद आपके ये जनरल इन्वायरमेंटल कंट्रोल है,
टिपिकल एनिमल लॉकआउट प्रोसीजर, मिनिमल लॉकआउट प्रोसीजर एटसेट्रा। यानी जितने एक्टिविटीज हम अपनी इस ट्रेनिंग के अंदर पढ़ेंगे ना, वो सारी यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है ना। वो इसी, यूँ समझ लें कि वो आपको इसमें इंशाल्लाह मैक्सिमम जो है ना वो चीज़ें कवर हो जाएंगी इस स्टैंडर्ड की। हमारे जो जितने भी टॉपिक है 17, वो मेन वही है हमारी इंडस्ट्री के अंदर जो हमें फेस करने पड़ते हैं फर्स्ट एड वगैरह के मतलब। तो इसको आपने अपने टाइम में जो है ना ज़रूर स्टडी करना है, ठीक है। जहाँ पे अगर आपको कोई जहन में कोई सवाल आ जाता है, जैसे अभी अरसलान ने पूछा कि जी वो 11C वाला जो है उसको हम कैसे साइड करेंगे, इस तरह और भी अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आता है तो काइंडली डू आस्क मी, मैं आई विल बी अवेलेबल टू रिस्पॉन्ड यू, ठीक है। ये बड़ा अच्छा है कि आप इनिशिएट करें डिस्कशन को और हम उसके ऊपर डिस्कस करें और लर्निंग करें, ठीक है ना। डिस्कशन से बड़ी अच्छी लर्निंग होती है, क्रॉस क्वेश्चनिंग होनी चाहिए, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ टॉपिक से रिलेटेड ही, हाँ विद इन अपने टॉपिक के अंदर रहें, मतलब लेकिन जनरल कंसेप्ट तो क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर कोई पॉइंट कंफ्यूज कर रहा है तो उसको देन एंड देयर क्लियर करना ज़रूरी होता है। तो मैं इसको स्टॉप शेयर करता हूँ अभी, और मैं अभी दोबारा आपको प्रेजेंटेशन पे ले चलूँगा ताकि हम अपना अगला जो एग्जिट रोल वाला टॉपिक है उसको स्टार्ट करें। सो लेट मी शेयर दी स्क्रीन। ओके सर। सर काइंडली इसकी लिंक भी शेयर कर दीजिएगा, ये जो अभी साइट दिखाई आपने। हाँ श्योर श्योर, जी बिल्कुल। सर। ये इसीलिए मैं आपको कहता हूँ ना कि आप उस LMS के साथ जुड़ के रहे ना, तो फिर जी सर, आपको जी सर, एक वो सब कर लिया, कॉन्सेंट्रेटेड एनरोल कर लिया। जी सर जी। कॉन्सेंट्रेटेड प्लेस के ऊपर आपको जो है ना, देखें जो ये जो एफर्ट होती है ना, ये बड़ा प्रॉब्लम करती है। मतलब है कि आपको जब किसी चीज की जरूरत हो और वो आपको ना मिले, ठीक है ना। तो अगर आपके पास एक ऐसी बकेट हो जिसके अंदर रेडीली अवेलेबल चीजें हो, तो कोई भी चीज आपके सामने आ जाए फौरन आप उस पटारी को खोलेंगे और उसमें से अपनी मुतलका चीज निकाल लेंगे, ठीक है ना। सो वो जो सेफ सर्कल ग्लोबल वाला मेरा डेटाबेस है ना हेल्थ एंड सेफ्टी का, वो बेसिकली वो एक समझ ले एक पटारी है जिसके अंदर मैंने हेल्थ एंड सेफ्टी को बंद किया हुआ है। उसके अंदर जितने भी इंटरनेशनल लॉज हैं, रेगुलेशंस हैं, जो हमें मतलब इंटरनेशनल, चाहे वो ILO के हैं, UK के हैं, USA के हैं, मतलब चाहे वो ऑस्ट्रेलियन ओशा के हैं, चाहे वो मतलब है कि यूरोपियन ओशा के हैं, वो सबको मैंने वहाँ पे जो है ना वो इकट्ठा करना शुरू किया हुआ है, और काफ़ी सारे मैं उस पर कर चुका हूँ। तो वो समझ लें वो ऐसी पटारी है, आपको पूरी लाइफ के लिए वो आपको बड़ा काम देगी, बजाय इसके कि आप गूगल सर्च करते रहें और घंटों उसके ऊपर आप स्पेंड कर लें। आप सिर्फ उसके ऊपर थोड़ा सा टाइम लगा लें, उसको अंडरस्टैंड कर लें उस प्लेटफॉर्म को, तो आप स्पेसिफिक उस स्टैंडर्ड के ऊपर फौरन चले जाएंगे, उसके उस सेक्शन पे चले जाएंगे जिसको आपने रीड करना है या जिसकी आपको नीड है। सो gentlemen, let's move on to the lesson number 2, that is exit route, emergency action plans and fire prevention। बेसिकली आपकी जो फायर प्रोटेक्शन है, जिस तरह वॉकिंग वर्किंग सर्फेसिस के हैजर्ड बड़े सीरियस नेचर के होते हैं, इसी तरह जो फायर के जो हैजर्ड्स होते हैं दैट आर वेरी मच सीरियस, ठीक है। तो उसकी प्रिवेंशन के लिए हमें एक्शन प्लान बनाने पड़ते हैं, और ओशा ये रिक्वायर करती है तमाम ऑर्गेनाइजेशंस को कि वो एक्शन प्लान बनाएं फायर की इमरजेंसी को कैटर करने के लिए। प्रिवेंशन प्लान, ठीक है ना, एक होता है प्रिवेंशन प्लान के मतलब आप प्रिवेंट करें उस फायर को अकर होने से, एक होता है रिएक्शन प्लान जिसको एक्शन इमरजेंसी एक्शन भी कहते हैं। इन केस फायर अगर हो गई है तो उसको आपने कंट्रोल या कंटेन कैसे करना है। तो ये जो भी मतलब एग्जिट रूट्स हैं या इमरजेंसी एग्जिट है या पॉइंट ऑफ असेंबली एरिया है, दैट आर द पार्ट ऑफ दिस लेसन, ठीक है। तो इसका पर्पस जनरली क्या है, द पर्पस ऑफ दिस लेसन इज टू प्रोवाइड यू विद द इंफॉर्मेशन दैट enables you to recognize and eliminate potential hazards related to the exit routes and fires, ठीक है। इनका आपस में चूंकि बड़ा एक डायरेक्ट लिंक है, ठीक है। आपको पता है कि फायर सेफ्टी की एक कंप्लीट फील्ड बन चुकी है अब तो, मतलब तमाम ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड जो ऑफिशियल्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, और फायर सेफ्टी इटसेल्फ एक कंप्लीट फील्ड है, फायर सेफ्टी के ऑफिसर्स अलग होते हैं। आपकी जो ये 1111 है, ये सारी बनी ही इमरजेंसी एक्शन प्लान्स और फायर सेफ्टी के कॉन्सेप्ट के ऊपर है, ठीक है। तो इसमें ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं हमारे लेसन के, कि आइडेंटिफाई करेंगे हम एग्जिट रूट्स और फायर हैजर्ड्स को,
फिर हम मेजर टाइप्स ऑफ द एग्जिट रूट और फायर हैजर्ड को डिस्क्राइब करेंगे, और प्रोटेक्शन के जो मुख्तलिफ मैकेनिज्म्स हैं, और एमरजेंसी एक्शन प्लान किस तरह बनाना है, उसके कंटेंट्स क्या होते हैं, और फिर उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है, उसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे। और एमरजेंसी एक्शन प्लान को आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि आपकी प्रैक्टिकल एक्टिविटी भी होगी एक, ठीक है। क्विज़ेस तो होंगे 100 मार्क्स के। मैं आपको सॉरी मिस कर गया था प्रीवियस सेशन के अंदर कि एक आपकी प्रैक्टिकल एक्टिविटी भी होनी है, जिसमें आपको कोई टास्क दिया जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि वो रिस्क असेसमेंट हो, रिस्क असेसमेंट नहीं आपको दी जाएगी, बल्कि यहाँ पे कोई ना कोई आपको प्रोसीजर्स, कोई एक्शन प्लान बनाना या इस टाइप की कोई एक्टिविटी आपको दी जाएगी। तो एमरजेंसी एक्शन प्लान के ऊपर फोकस्ड रहना है आपने, मे बी यही हो जाए, ठीक है ना। एक्सप्लेन हाउ एम्प्लॉयर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग एन एमरजेंसी एक्शन प्लान, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक्शन प्लान बनाने के लिए आपको फर्स्ट इनिशिएट क्या करना है, स्टेप्स क्या लेने हैं, उसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे कि हैजर्ड जो हैं वो फायर के होते किस किस्म के हैं, उनको आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है, एंड देन फिर जब आप प्लानिंग करते हैं, जिसको हम एमरजेंसी एक्शन प्लान से कहते हैं, वो कैसे डेवलप किया जाता है, उसके कंटेंट्स क्या होते हैं, और फाइनली हम उसकी प्रिवेंशन कैसे इंश्योर करते हैं। तो ये एग्जिट रोड को जो ओशा डिफाइन करती है वो क्या कहती है जी, ये दिस इज ए कंटिन्यूअस अनअब्स्ट्रक्टेड पाथ्स फ्रॉम ए पॉइंट इन ए बिल्डिंग टू ए पॉइंट ऑफ सेफ्टी। आपकी जो बिल्डिंग है, आपकी जो वर्क साइट है, ठीक है, ओशा ये कहती है कि आप उसमें किसी भी जगह पे खड़े हो, किसी भी पॉइंट के ऊपर, चाहे आप मशरिक वाली साइड पे खड़े हो, मगरिब वाली साइड पे खड़े हो, जनूब वाली साइड पे खड़े हो, अपनी वर्क साइट के अंदर किसी भी पॉइंट पे खड़े हो, वहां से लेकर, ठीक है, तो पॉइंट ऑफ सेफ्टी किसको कहते हैं, असेंबली एरिया। वो एरिया जो आपकी बिल्डिंग से बाहर होता है, जो आपकी वर्क साइट से बाहर होता है, जहां पे आप असेंबल होते हैं इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, ठीक है ना। तो ओशा ये कहती है कि वो जो पाथ है, वो जो रास्ता है आपके पॉइंट ऑफ प्रेजेंस इन योर ऑर्गेनाइजेशन, उससे लेकर उस असेंबली पॉइंट तक जो रास्ता है वो अनऑब्स्ट्रक्टेड होना चाहिए। अनऑब्स्ट्रक्टेड का मतलब कि उसके आगे कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए, ताकि इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी आप विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, आप विद इन फ्यू सेकेंड्स और मिनट आप पॉइंट ऑफ असेंबली एरिया तक सेफली पहुंच जाएं, तमाम वर्कर्स, तमाम लोग, ठीक है ना। क्योंकि जो फायर की इमरजेंसी होती है, इट डज नॉट गिव यू एनी टाइम, ठीक है। मतलब है कि इसमें अगर आप टाइम वेस्ट करेंगे तो आपकी बड़ी सीरियस किस्म की हैजर्डियस सिचुएशन हो जाएगी। बस का फिर आपको पता है ना, वर्कर्स जब एक मतलब है कि वो होते हैं, अपसेट हो जाते हैं, या मतलब एक कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं कि जाना किधर है, निकलना कहाँ से है, तो इससे बड़े सीरियस किस्म के एक्सीडेंट्स ऑलरेडी हो चुके हैं। आपको शायद याद हो, कराची में बल्दिया फैक्ट्री का एक बड़ा इंसिडेंट हुआ था। उसकी मेन जो इन्वेस्टिगेशन हुई थी, उसमें यही डिटरमिन हुआ था कि वो जो इमरजेंसी एग्जिट्स हैं, वो जो इमरजेंसी रूट्स हैं, एग्जिट रूट्स इनको कहते हैं, वो क्लियर नहीं थे, डोर ही अंदर से लॉक थे, या थे ही नहीं, या पूरे ही नहीं थे, ठीक है ना। उसकी वजह से फिर लोग अंदर ही बेचारे जो है वो जल के राख हो जाते हैं। तो एग्जिट रूट जो होता है, एग्जिट रूट क्या होता है, पॉइंट ऑफ प्रेजेंस, आप अपनी जहां पे भी मौजूद हैं अपनी वर्क साइट के, वहां से लेके उस पॉइंट तक जिसको हम असेंबली एरिया कहते हैं, यानी पॉइंट ऑफ सेफ्टी जिसको कहते हैं, उस तक का जो पूरा रूट होता है, इसको हम एग्जिट रूट कहते हैं, इमरजेंसी रूट कहते हैं, ठीक है ना। इसके तीन पार्ट होते हैं, एक होता है एग्जिट एक्सेस, ठीक है ना, एक होती है एग्जिट, और एक होती है एग्जिट डिस्चार्ज, ठीक है ना। मसलन ये आपको आप किसी बिल्डिंग पे हैं, तो वहां पे अगर किसी एक पॉइंट पे आप मौजूद हैं, ठीक है ना, तो आपने उससे बाहर निकलना है इमरजेंसी में, जल्दी में, तो कोई डोर होना चाहिए ना, कोई एग्जिट होना चाहिए, ठीक है ना। तो उस एग्जिट तक की जो एक्सेस है वो अनऑब्स्ट्रक्टेड होनी चाहिए। और इवन उस डोर से जब आप बाहर निकले, पॉइंट ऑफ सेफ्टी तक जब आप पहुंचे, यानी जिसको एग्जिट डिस्चार्ज कहते हैं, यानी उस डोर से लेके पॉइंट ऑफ सेफ्टी जिसको असेंबली एरिया कहते हैं, वहां तक का जो फासला होता है उसको हम इमरजेंसी एग्जिट डिस्चार्ज कहते हैं। तो ये तीन पार्ट्स होते हैं बेसिकली आपके इमरजेंसी रूट के, ठीक है जी। अब अगर हम एक
बैड इमरजेंसी एग्जिट की बात कर ले तो कौन से इमरजेंसी एग्जिट होंगे जिनको मतलब है कि जो हमारे लिए हेजर्डियस होते हैं, यानी अनक्लियर मार्किंग। ओशा कहती है कि जो आपके इमरजेंसी एग्जिट रूट्स हैं दैट शुड बी मार्क्ड। मतलब एक शख्स को आप एरो के जरिए किसी साइन के जरिए एक्सप्लेन करें कि भाई वो जहाँ पे भी खड़ा है वो वहां से उसने दाएं जाना है बाएं जाना है, कि वो उस रास्ते को लेके उस रूट को लेके इमरजेंसी एग्जिट डोर तक पहुंचे और इमरजेंसी एग्जिट डोर ओपन हो जाए ऑटोमेटिकली इन केस ऑफ इमरजेंसी, और वहां से वो एग्जिट कर जाए यानी डिस्चार्ज कर जाए। और डिस्चार्ज बी जो है, जो आउटसाइड ऑफ द एग्जिट डोर है, वहां से लेके पॉइंट ऑफ असेंबली तक का जो फासला है ये भी मतलब प्रोटेक्टेड होना चाहिए। ठीक है ना। अगर वो क्लियर नहीं है, आपका एग्जिट रूट अनक्लियर है, तो वो डेंजरस है। इसी तरह अगर ब्लॉक्ड है, अगर आपके डोर ही ब्लॉक हुए हैं रास्ते में, तो वो भी डेंजरस है, हैजर्डियस है। इनसफिशिएंट एग्जिट रूट्स, अगर मतलब आपके फ्लोर के ऊपर 1,000 वर्कर काम कर रहे हैं, ठीक है ना, चाहे इवन ग्राउंड फ्लोर ही हो आपका, ठीक है ना, और वो एक पूरा मतलब है पूरा प्लांट है और वो मतलब बंद है, तो उसमें एक ही इमरजेंसी एग्जिट है। तो अगर इन केस ऑफ इमरजेंसी आग होती है, फायर होती है, तो एक डोर से कितने लोग निकल सकेंगे? तो सफिशिएंट नंबर ऑफ इमरजेंसी एग्जिट होने चाहिए आपके पास कि आप वहां से एग्जिट कर सकें। ठीक है। नॉन साइड हिंज डोर, नॉन साइड हिंज डोर का मतलब ये होता है कि मतलब जब आप इमरजेंसी एग्जिट को अंदर की साइड से प्रेस करें ना, उनके ऊपर हिंज लगी होती है। हिंज एक किस्म की आप यूँ समझ लें एक मैकेनिकल मैकेनिज्म है, जिसको आप प्रेस करते हैं हाथ से तो डोर बाहर की तरफ ओपन हो जाता है। ठीक है ना। मतलब है कि उसको आप प्रॉपर किसी लॉक से खोलने की जरूरत नहीं है, किसी मतलब है कि और स्पेशल अरेंजमेंट से ओपन करने की। अगर वो नॉन हिंज्ड है, यानी उसके अंदर हिंज मौजूद नहीं है, नॉर्मल डोर की तरह है, तो वो फिर प्रॉपर इमरजेंसी एग्जिट डोर नहीं है। ठीक है ना। तो एग्जिट डायमेंशन 7.5 फीट टॉल और 28 इंच वाइड, ये ओशा का स्टैंडर्ड कहता है कि जो आपका इमरजेंसी डोर होता है, ठीक है ना, मैंने आपको बताया ना इमरजेंसी रूट या इमरजेंसी पाथ के 3 पार्ट्स होते हैं। एक तो वो रास्ता पॉइंट वहां से लेके इमरजेंसी एग्जिट जिसको एक्सेस कहते हैं, और एक वो डोर जहां से आप बाहर निकलते हैं, और एक वो बाहर का एरिया जब आप उस डोर से निकल के पॉइंट ऑफ असेंबली तक जाते हैं। ये 3 पार्ट्स होते हैं। तो जो डोर होता है ना, जो दूसरा पार्ट है हमारा इमरजेंसी पाथ का, ठीक है ना, उसमें वो कहता है कि जो डोर की मतलब लेंथ है वो 7.5 फीट टॉल होना चाहिए और 28 इंच वाइड होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम। ठीक है। इतना अगर वो नहीं है तो वो फिर बैड इमरजेंसी एग्जिट कंसिडर होगा। नॉट फायर रेजिस्टेंट सेपरेशन, अगर मतलब डोर नॉन फायर रेजिस्टेंट नहीं है, मतलब अगर वो फायर को रेजिस्ट नहीं कर सकता, तो वो एक इमरजेंसी एग्जिट डोर कंसिडर नहीं होगा। नॉट डायरेक्ट एग्जिट डिस्चार्ज, अगर वहां से आप प्रॉपर एग्जिट करके मतलब निकल नहीं सकते, मसलन ये नहीं है कि एक डोर है वो ओपन तो हो गया, बाहर जाएं आगे रास्ता ही ना हो मिले आपको जाने का, आगे जो है वो कार्टनों की दीवार खड़ी हुई हो, तो वो मतलब अगर डिस्चार्ज डायरेक्ट नहीं है उस डोर से, तो वो अच्छा एग्जिट डोर कंसिडर नहीं होता। नॉट परमानेंट एग्जिट रूट, अगर कोई मतलब है कि आपने परमानेंट प्रॉपर मार्क्ड एग्जिट रूट नहीं बनाया, तो वो मतलब है कि अच्छा रूट कंसिडर नहीं होता। मार्किंग होती है, उस पे साइंस लगे होते हैं, सेफ्टी के प्रॉपर उसमें आपको गाइड किया जाता है वर्कर्स को कि आपने ये वाला रास्ता लेके अगर आप इस पॉइंट पे हैं तो ये वाला रास्ता लेंगे। मुख्तलिफ मतलब है कि उनको इमरजेंसी एग्जिट रूट्स दिए जाते हैं जिससे लोग इमरजेंसी में एग्जिट हो जाएं। अगर हम फायर हैजर्ड्स की अब बात कर लें, जाहिर है हम जो इमरजेंसी एग्जिट की बात कर रहे हैं, तो फायर को ओवरऑल हमने डिस्कस करना है। फायर के अंदर जो हैजर्ड्स हैं उनको अंडरस्टैंड करना है, तभी हम फायर प्रिवेंशन के या इमरजेंसी एक्शन प्लानिंग जो है उसको परफॉर्म कर सकेंगे ना। तो हैजर्ड्स की अगर हम बात कर लें, तो आइटम्स दैट कुड इजीली कैच फायर और स्टार्ट ए फायर, कोई भी ऐसी चीज़ जिसको जल्दी आग लग सकती है, ठीक है ना, उससे फायर हैजर्ड जो है वो जनरेट हो जाता है। जैसे मतलब कैंडल्स हैं, ओवंस हैं, इलेक्ट्रिकल वायरिंग्स हैं, इसमें आपको पता है शॉर्ट सर्किटिंग वगैरह होती है, या केमिकल्स हैं जैसे ये आपके डीजल पेट्रोल्स हैं, ये भी तो केमिकल्स ही हैं ना। ये फ्लेमेबल्स जो केमिकल्स होते हैं उनको आग लग जाती है और उसकी वजह से हैजर्ड जनरेट होता है। ठीक है ना।
और हैजर्ड्स के ये जो एग्जिट रूट्स के और फायर हैजर्ड्स के फर्दर डिटेल स्टैंडर्ड्स हैं वो सब पार्ट ई के अंदर मौजूद हैं, आप उसको डिटेल से स्टडी कर लीजिएगा इंशाल्लाह। अच्छा, अब हम देखते हैं कि जी हमारी जो इमरजेंसी होती है फायर की सूरत में और जो हैजर्ड्स होते हैं जिसमें हमारी जो प्रॉब्लम्स है मज़ीद बढ़ जाती है। एक तो फायर की जो प्रॉब्लम है, जो फायर से हमें नुकसान होता है, बर्न होता है, सफोकेशन होती है, वो तो है ही है। और अगर हमारे इमरजेंसी एग्जिट्स के अंदर और हैजर्ड्स मौजूद हों, जैसे ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, मसलन हमने इमरजेंसी रूट डिफाइन किया हुआ है, ठीक है, मार्किंग भी की हुई है, डोर भी मौजूद है, इमरजेंसी एग्जिट डिस्चार्ज भी मौजूद है, लेकिन वो रास्ता अचानक किसी ने बंद कर दिया है, ठीक है ना। मतलब उधर उधर कोई कोई चीज रख दी है, कोई इक्विपमेंट रख दी है, कोई मशीन रख दी है, कोई कार्टन रख दिए है, तो आपका रास्ता बंद हो गया। तो वो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है आपके उसके अंदर एजेट के अंदर। लॉक्ड और ब्लॉक डोर्स, मतलब अगर आपके दरवाजे ही लॉक हो गए हैं, बंद हो गए हैं, इसी तरह हुआ था बल्दिया फैक्ट्री में, ठीक है। पुअरली मार्क्ड एग्जिट रोड्स, अगर आपने प्रॉपर मार्किंग नहीं की हुई, या मार्किंग आपको पता है समटाइम्स पुरानी हो जाती है, तो कंपनीज इनके ऊपर फोकस नहीं करती, ठीक है। वो कहते हैं यार खर्चा होगा, छोड़ो इसको। लेकिन आपका हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोफेशनल ये रोल है कि अगर मार्किंग वहाँ पे डिम हो गई है या हट गई है तो उसको रिफ्रेश करवाएं। एंड इन इनसफिशिएंट नंबर ऑफ एग्जिट रूट्स, जैसे अगर एग्जिट रूट आपके मतलब है कि इतने क्वांटिटी में होने चाहिए कि जैसे ओशा कहती है ना कि किसी भी पॉइंट पे आप प्रेजेंट है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वहां से लेके असेंबली एरिया तक आपको अनऑब्स्ट्रक्टेड रूट मिलना चाहिए, ठीक है ना। एक्सप्लोसिव और हाईली फ्लेमेबल मटेरियल अगर मौजूद है वहां पे आपके एग्जिट रूट के पाथ में, तो वो भी आपके हैजर्ड को इग्नाइट कर देता है। मतलब पीछे आग लगी हुई है, आगे जिस रास्ते से आपने मूव करना है वहां पे आपने पेट्रोल रख दिया है, तो क्या आप समझते हैं वहां पे वो एक नया रिस्क नहीं जनरेट करेगा, ठीक है ना। तो इस तरह ये और उस सिविरिटी को बढ़ा देंगे उस हैजर्ड को। फ्लेमेबल एंड कम्बस्टिबल मटेरियल, वही जिस तरह ऊपर बात कर ली हमने, हाई हैजर्ड एरियाज एंड हैजर्डियस मटेरियल्स, ठीक है ना। ये अगर मतलब कोई हाई हैजर्डियस एरिया आप के रास्ते में है, इमरजेंसी एग्जिट के पाथ में कोई हाई हैजर्डियस एरिया आपने डिफाइन कर लिया है, मतलब आपने उस रूट की मार्किंग ही प्रॉपर नहीं की, तो वो इटसेल्फ कंट्रीब्यूट करता है, वो उसके हैजर्ड को मजीद सिवियर कर देता है, एलिवेट कर देता है। इग्निशन सोर्सेज कोई पड़े हुए हैं वहाँ पे, इग्निशन सोर्सेज यही होती है ना जिसे आप आग जलाते हैं, जैसे माचिस है आपकी, ये इग्निशन सोर्सेज, लाइटर्स हैं, ये इग्निशन सोर्सेज होते हैं, ठीक है। ये मतलब है जहाँ से पुराने जमाने में लोग पत्थरों को रगड़ के आग जला लेते थे, वो इग्निशन का सोर्स होता था, ठीक है ना। इसी तरह और बहुत सारे सोर्सेज होते हैं। जी अली हैदर, प्लीज पूछें। सर ये पढ़ने के बाद मतलब ये भी पता चलेगा कि इन अगर कोई आग वगैरह लग जाए या इन चीजों की वजह से कुछ हो जाए तो उससे मतलब मैनेज कैसे करना है, जी बिल्कुल, आगे बुझाना मैनेजमेंट कैसे। का एंड पे हमारा वो जो इमरजेंसी एक्शन प्लान है वो क्या है, वो मैनेजमेंट ही है ना। वो ये यस। तो हम देखिए, जब आप किसी चीज की मैनेजमेंट करते हैं ना, तो सबसे पहले उस प्रॉब्लम का तो आपको पता हो ना, और उसके फैक्टर्स पता होंगे, उस वो प्रॉब्लम किस नेचर की होती है, उस मुख्तलिफ सिनेरियोज का आपको अंडरस्टैंडिंग हो कि किस तरह वो नुकसान कर सकती है आपको। जब ये चीजें आप अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो फिर आप उसको मैनेज कर सकते हैं ना। यही तो काम हमने करना है। कंट्रोल मेजर्स तो लाजमी है ना, वो तो हमारा जो इमरजेंसी एक्शन प्लान है वो है ही सारा इसी के ऊपर। इंशाल्लाह आगे आपको मजीद समझ आती है, ठीक है। उसके बाद यस। इलेक्ट्रिसिटी से डिफरेंट किस्म के हैजर्ड्स जो हैं वो जनरेट होते हैं आपके। शॉर्ट सर्किटिंग हो गई, अक्सर आपने देखा होगा कि मतलब ये इंसिडेंट रिपोर्ट होते रहते हैं कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई और पूरी फैक्ट्री जल गई, ठीक है। अब आते हैं हम मैनेजमेंट की तरफ, ठीक है। अब थोड़ा इस पे आपने फोकस करना है। पहले हमने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया, अपनी इशू को समझ लिया कि ये जो आग लगती है क्यों लगती है, ये जो इमरजेंसी एग्जिट की क्या इंपॉर्टेंस होती है, इनको मतलब एक बुरे इमरजेंसी रूट में और एक अच्छे इमरजेंसी रूट में क्या फ़र्क होता है, आग कैसे लग सकती है, और मतलब है कि उन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो उसको
उस फायर को मजीद एग्रीविएट कर सकते हैं, मतलब उसकी सिविरिटी को बढ़ा सकते हैं, जिसको हम कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर कहते हैं। ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं, हमने अपनी प्रॉब्लम को समझ लिया, मतलब आप किसी डॉक्टर के पास गए हैं, ठीक है ना। सबसे पहले तो वो आपसे पूछेगा, हाँ भाई बताओ क्या हो रहा है तुम्हें, तो आप कहेंगे जी सर दर्द हो रहा है। वो पूछेगा कब से हो रहा है। ठीक है, वो जो सवाल करता है डॉक्टर, वो डायग्नोज करने के लिए, आपको आपकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए। क्योंकि जब तक आपको प्रॉब्लम का पता नहीं होगा ना, तो आप उसको मैनेज नहीं कर सकेंगे। ठीक है ना। तो मैनेजमेंट हमेशा पहले आइडेंटिफिकेशन से स्टार्ट होती है, प्रॉब्लम की आइडेंटिफिकेशन। जब सबसे पहले आप उसको डायग्नोज करते हैं, उसकी रूट कॉज को अंडरस्टैंड करते हैं, फिर आप उसके अकॉर्डिंगली कंट्रोल मेजर्स बनाते हैं। तो इसी तरह फायर की जब इमरजेंसी को हमने अंडरस्टैंड कर लिया कि फायर की इमरजेंसी कैसे हो सकती है, और इस इमरजेंसी को कंट्रोल करने के लिए इमरजेंसी एग्जिट का रूट, इमरजेंसी एग्जिट रूट की इंपॉर्टेंस क्या है, वो किस तरह हमें प्रोटेक्ट करते हैं इवैक्यूएशन में, वहां से निकलने में। ठीक है ना। ये डायरेक्ट तो आग से हमें नहीं, मतलब है कि आग से प्रोटेक्शन डायरेक्ट नहीं हमें देते इमरजेंसी रूट जो है। ये बेसिकली हमें वहां से सेफ प्लेस की तरफ लेकर जाते हैं, जहां से हम आग से बच सकते हैं। ठीक है ना। तो अब हम प्लानिंग पे अगर आ जाए, तो प्लानिंग में सबसे पहले तो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर एक इमरजेंसी एक्शन रिटर्न प्लान मौजूद होना चाहिए। ठीक है, ये ओशा की रिक्वायरमेंट है। उस रिटर्न प्लान के अंदर इमरजेंसी इंफॉर्मेशन मौजूद होनी चाहिए। इमरजेंसी इंफॉर्मेशन से क्या मुराद है कि मतलब अगर इन केस ऑफ फायर, आपने अगर फायर डिपार्टमेंट को कॉल करना है, तो वहाँ पे नंबर होना चाहिए। कौन सा मतलब है कि वहाँ पे रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, कोई फायर सेफ्टी का ऑफिसर, फायर वार्डन डेजिग्नेट होने चाहिए। ठीक है ना। अगर आपने किसी हॉस्पिटल में कांटेक्ट करना है इन केस ऑफ इमरजेंसी, 1122 को कांटेक्ट करना है, पुलिस को कांटेक्ट करना है, जितनी भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उनको कांटेक्ट करना है, अपनी मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करना है, तो उनके कॉन्टैक्ट्स आपकी उस प्लान के अंदर मौजूद होने चाहिए। ठीक है ना। उसके बाद किस किस्म की इमरजेंसीज आपके उस, जहाँ पे आपका बिजनेस है, जहाँ पे आपकी फैक्ट्री है, किस टाइप की इमरजेंसी ये इमरजेंसीज हो सकती हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना, यूरोप में जहाँ पे बर्फ पड़ती है, ज़्यादा स्नो फॉलिंग होती है, वहाँ पे ये एडिशनल एक हैजर्ड है। जबकि हमारे यहाँ ये नहीं है। हमारे यहाँ जैसे अरब कंट्रीज है, वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे हीट की इमरजेंसी ज़्यादा होती है। तो ये टाइप्स ऑफ इमरजेंसी जो हैं, फायर की तो तकरीबन हर जगह पे सेम ही होती है, लेकिन इसकी सिविरिटी में भी कमी बेशी होती है। कहीं पे बहुत ज़्यादा होती है, जहाँ पे केमिकल्स हैं, फ्लेमेबल लिक्विड्स हैं, या फायर से रिलेटेड या इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड ज़्यादा काम हो रहा है, तो वहाँ पे जो इमरजेंसी फायर की ज़्यादा होगी। तो आपने अपनी जितने भी आप जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं, वहाँ उस इन्वायरमेंट के अंदर कहीं कहीं कोई ऐसी जगह होती है जहाँ पे सैंड स्टॉर्म चलते हैं। ठीक है, तूफान, रेत के तूफान, जैसे अरब कंट्रीज के अंदर। तो वो वाली इमरजेंसी दूसरे इलाकों में नहीं होती। तो जहाँ पे आपका बिजनेस है, उससे रिलेटेड जितनी भी इमरजेंसीज हो सकती हैं, वो मेंशन होनी चाहिए आपकी इमरजेंसी एक्शन प्लान के अंदर। उसके बाद एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। एम्प्लॉय मीन्स के वर्कर्स। अगर आपने एक इमरजेंसी एक्शन प्लान अच्छा डेवलप करना है, तो उसमें आपने सब लोगों को अपनी अपनी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन करनी है। मसलन फायर सेफ्टी ऑफिसर है, उसका रोल क्या होगा, फायर वार्डन्स हैं, उनका रोल क्या होगा, और इन केस ऑफ फायर अलार्म जनरेट होता है, तो उसमें जो आम आपके वर्कर्स हैं, उन्होंने क्या रिस्पॉन्स करना है। मतलब उनका रिस्पॉन्स तो यही है ना कि वो फौरी तौर पे वहां से इवैक्यूएट करें। इवैक्यूएट का मतलब होता है वहां से निकलें और सेफ प्लेस की तरफ जाएं। ठीक है ना। इसके अलावा और भी मतलब आप उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन कर सकते हैं। इस तरह फर्स्ट एड की टीम है, अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है। इसी तरह कोई इमरजेंसी रिपोर्टिंग करनी है किसी ने, तो उसके ऊपर इमरजेंसी मतलब आपने डिफाइन करनी होती है इस एक्शन प्लान के अंदर। इसके अलावा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का यूज किस तरह करना है, ये आपके इमरजेंसी एक्शन प्लान का पार्ट है, इसका लाजमी हिस्सा है। मसलन अगर आपने आपने देखा ना, जो फायर जो मतलब ये जो एक्शन वाले होते हैं, आपके जो फायर टेंडर्स वगैरह होते हैं, इन्होंने प्रॉपर प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहने होते हैं, हेलमेट्स और ओवरऑल्स पहने होते हैं, जो फायर प्रूफ होते हैं। ठीक है ना। तो यस सर। प्रोटेक्टिव उनके पास इक्विपमेंट। जी, जी प्लीज। इक्विपमेंट्स भी होते हैं। एग्जैक्टली exactly, उनके पास इक्विपमेंट भी होता है, तो उसी को पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट कहते हैं। इसी तरह आपका, आपकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको पता है ना कि हेलमेट्स होते हैं डिफरेंट किस्म के, फायर ब्लैंकेट्स होती हैं।
ठीक है। इस तरह के जो इक्विपमेंट्स वहाँ पे यूज़ होते हैं, तो वो आप जिस किस्म की, जिस लेवल की इमरजेंसी अकर हो सकती है आपकी ऑर्गेनाइजेशन की, उसकी इंफॉर्मेशन आपकी इमरजेंसी एक्शन प्लान में होनी चाहिए। एग्जैक्ट एक्सेसिबिलिटी की डिटेल मौजूद होनी चाहिए, मतलब जिस तरह आपके मार्क्ड रूट्स हैं, ठीक है, मतलब जो जो भी आपके एग्जिट रूट्स हैं उनकी मार्किंग होनी चाहिए प्रॉपर, उनकी डिटेल आपके प्लान के अंदर मौजूद होनी चाहिए। हेजर्डियस मटेरियल हैंडलिंग, कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई पे फ्यूल स्टोर किया जा रहा है, मसलन जनरेटर्स में आपको पता है यूज़ होता है, फ्यूल यूज़ होता है, गाड़ियों में फ्यूल यूज़ होता है, तो कई दफ़ा वो स्टोरेज किया जाता है उसका, ठीक है ना। इस तरह और भी हेजर्डियस मटेरियल को गैसेस वगैरह वहाँ पे स्टोर कर रहे हैं, तो उसकी सारी इंफॉर्मेशन आपकी इमरजेंसी एक्शन प्लान का पार्ट होती है, ठीक है ना। तो रिमेंबर, आपको इसमें कुछ चीज़ें याद रखने वाली कि आपको मतलब इलेक्ट फायर सेफ्टी इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, फायर डिटेक्शन सिस्टम और फायर एक्सटिंग्विशर्स, इनकी पूरी डिटेल आपकी इमरजेंसी एक्शन प्लान का पार्ट होती है, ठीक है ना। अब अमूमन कई ऐसी मतलब वर्क प्लेसेस हैं, जैसे ऑफिसेज वगैरह होते हैं, वहाँ पे अमूमन आपको पता है ज़्यादा ये फ्यूल वगैरह की स्टोरेज का इतना वो नहीं होता, लेकिन वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी तो होती है, डीबीज लगी होती हैं। अगर वायरिंग आपकी वीक है, अगर आपकी डीबी सही नहीं है, अगर आपके जो आउटलेट्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के वो स्टैंडर्डाइज नहीं है, तो वहाँ पे शॉर्ट सर्किटिंग होती है। और अल्लाह माफ़ करे कि शॉर्ट सर्किटिंग की वजह से पाकिस्तान जैसे हमारे जैसे मुल्क में तो बहुत बेतहाशा इस तरह के एक्सीडेंट्स होते हैं और बड़े लॉस होते हैं लोगों के, करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाता है, ठीक है ना। इस तरह फायर डिटेक्शन सिस्टम आपका जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लगना है या लगा हुआ है, उसकी डिटेल आपके इमरजेंसी एक्शन प्लान। डिटेक्शन क्या होती है? जो फायर को डिटेक्ट करता है फौरन, ये सेंसर्स होते हैं, ठीक है, जो आपकी छत पे लगे होते हैं, ठीक है। और जैसे ही कोई मतलब कहीं पे आग लगती है, थोड़ा सा धुआं निकलता है, तो वो सेंसर जो है वो फौरन उसको सेंस करते हैं और उससे अलार्म जो है जनरेट करते हैं, मतलब फौरन अलार्म बज जाता है वहाँ पे, जिससे पता चल जाता है कि यहाँ पे आग लग गई है। तो इन दैट केस अगर आपने इमरजेंसी एक्शन प्लान प्रॉपर वहाँ पे मेंटेन किया हुआ है, उसको ऑर्गेनाइज किया हुआ है और उसकी ड्रिल्स वगैरह आप रेगुलर करते हैं इमरजेंसी एक्शन प्लान की, तो आप फौरी तौर पे फिर आपके वर्कर्स ट्रेंड होंगे और वहाँ पे इन दैट केस ऑफ इमरजेंसी फ़ौरन वहाँ से मूव करेंगे। और जो इमरजेंसी एक्शन प्लान वाली टीम है, जो मतलब है कि फायर बुझाने वाली अगर लोकल आपके पास कोई टीम मौजूद है, तो वो अगर छोटी मोटी फायर है तो उसको तो आप सिलेंडर्स वगैरह का यूज़ करके भी बुझा सकते हैं, या अगर कोई और इक्विपमेंट आपके पास अवेलेबल है उसका आप यूज़ लोकली भी कर सकते हैं। बट अगर आप समझते हैं कि उसका सिविरिटी ज़्यादा है, तो फिर डोंट इंडल्ज इनटू दैट, आप फौरन इमरजेंसी इंफॉर्मेशन आपकी चूंकि इमरजेंसी प्लान के अंदर मौजूद है, तो आप फौरन फिर कॉल करें फायर ब्रिगेड को। और इसी तरह जो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आग लग जाती है और उसमें इंजरीज हो जाती हैं, तो फिर फौरी तौर पे आपको जो अपने इंजर्ड पीपल होते हैं उनको हॉस्पिटलाइज करवाना होता है। तो अगर आप उस वक्त कॉन्टैक्ट नंबर ढूंढने में लग जाएं कि हॉस्पिटल का नंबर किधर है, तो आप सोचें कि वो कितनी बड़ी इमरजेंसी जो है वो उसकी वजह से आपकी इस एक्शन प्लानिंग ना होने की वजह से आपकी बहुत सारे वर्कर्स की जिंदगी दांव पे लग सकती है। तो ये आपके प्लान का हिस्सा है, इमरजेंसी एक्शन प्लान, ठीक है। ये चीज़ें आपको होनी चाहिए, आपको इसके ऊपर फोकस करना है, मे बी ये आपकी असाइनमेंट का भी पार्ट हो। तो अगर हम फायर प्रिवेंशन में एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात कर लें, तो इट इज़ द एम्प्लॉयर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इंश्योर देयर वर्क प्लेस complies with OSHA standards and requirements for exit routes, fire prevention and emergency action procedures. अब ये ओशा के स्टैंडर्ड्स की रिक्वायरमेंट है कि आपकी इमरजेंसी एग्जिट होने चाहिए, उनकी जो लेंथ है, विड्थ है, जो मैंने आपको बताई है, उसके मुताबिक जो उसके अंदर मज़ीद डिटेल मौजूद है कि वो अनऑब्स्ट्रक्टेड होने चाहिए, हिंज्ड होने चाहिए, ठीक है, और क्लियर होने चाहिए बिल्कुल, और सफिशेंट मिकदार में होने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि ये अगर 1,000 बंदा है एक वर्क साइट के अंदर, तो एक इमरजेंसी एग्जिट डोर हो, और एग्जिट डोर फायर प्रूफ होना चाहिए। ये स्टैंडर्ड है ना ओशा के। मजीद आप डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो आप उस स्टैंडर्ड को ओपन करें और उसकी मजीद डिटेल आपको वहाँ से मिल जाएंगी, ठीक है जी। तो एग्जिट रूट्स की रिक्वायरमेंट्स तो एम्प्लॉयर को पता होना चाहिए कि कितने इमरजेंसी एग्जिट रूट्स उसको यहाँ पे
मतलब है कि ओशा के स्टैंडर्ड्स के अंदर मौजूद है कि मिनिमम 2 इमरजेंसी एग्जिट्स हर वर्क प्लेस के अंदर होने चाहिए, मिनिमम 2। ज्यादा कितने हैं वो डिपेंड करता है आपकी नीड के ऊपर, नंबर ऑफ वर्कर्स जो हैं उनके ऊपर, ठीक है। वो ओशा के स्टैंडर्ड में मौजूद है, आप उसको रीड कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट्स फॉर इमरजेंसी एक्शन प्लान्स, आपके एम्प्लॉयर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इस चीज़ को आइडेंटिफाई करे कि इमरजेंसी एक्शन प्लान्स की जो नीड है वो है यहाँ पे या नहीं है। बाज़ का छोटी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, बहुत बड़ा इमरजेंसी एक्शन प्लान वहाँ पे डॉक्यूमेंट बनाने की ज़रूरत नहीं होती, छोटी एसओपी से भी काम चल जाता है। हाउस कीपिंग स्टैंडर्ड्स का एम्प्लॉयर रिस्पॉन्सिबल है कि वो अनअब्स्ट्रक्टेड, जैसे ओशा स्टैंडर्ड कहती है कि आपकी इमरजेंसी एग्जिट अनअब्स्ट्रक्टेड होने चाहिए, कोई फ्लेमेबल मटेरियल रास्ते में नहीं होना चाहिए। तो ये कैसे इंश्योर होगा? अगर वहाँ पे सफाई सुथराई का अरेंजमेंट प्रॉपर होगा। अलार्म सिस्टम मौजूद होना चाहिए वहाँ पे। रिक्वायरमेंट्स फॉर फायर प्रिवेंशन प्लान्स, मज़ीद क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? जैसे फर्स्ट एड की रिक्वायरमेंट है, जैसे आपको अगर हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है एम्बुलेंस की रिक्वायरमेंट है, जैसे स्ट्रेचर की ज़रूरत होती है, जैसे मतलब है कि और इस तरह की मतलब है कि व्हील चेयर की बाज़ का ज़रूरत पड़ जाती है आपको, ठीक है ना। तो आपके इस इमरजेंसी एक्शन सम टाइम होता है ना कि चलते चलते बंदा गिर गया, उसकी टांग टूट गई है, चला नहीं जा रहा, या इवन के कुछ मतलब ऐसे होते हैं जो कि ऑलरेडी व्हील चेयर होते हैं। तो अगर वो आपके पास व्हील चेयर नहीं होगी तो आप उनको कैसे कैरी करेंगे, फायर सेफ्टी उसके पॉइंट ऑफ सेफ्टी तक कैसे लेकर जाएंगे? तो उसके लिए अगर आपकी व्हील चेयर मौजूद है तो आप उसको फिर मतलब ये सारी इंश्योरिटी एम्प्लॉयर ने करनी होती है, या एम्प्लॉयर के बिहाफ के ऊपर जो हेल्थ एंड सेफ्टी का वहाँ पे रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उसने करनी होती है। इवैक्यूएशन प्लानिंग, इवैक्यूएशन प्लानिंग क्या होती है कि मतलब फेज वाइज प्लानिंग, ठीक है ना। अगर आपकी बिल्डिंग में 10 फ्लोर्स हैं, ठीक है ना, तो 10 फ्लोर्स अगर एकदम मतलब एग्जिट करेंगे तो वो स्टक हो जाएंगे, रास्ता ब्लॉक हो जाएगा, रश की वजह से हर कोई चाहता है मेरी जान बचे। तो उसको फेज वाइज आप इवैक्यूएशन करवा सकते हैं, वो प्लानिंग आपके पार्ट इसका इसी प्लान का हिस्सा होती है। रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, ओशा रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स का एम्प्लॉयर को पता होना चाहिए कि जब आपके यहाँ कोई फायर इमरजेंसी होती है, ठीक है, तो अगर उसमें कोई इंसिडेंट होता है तो फटेलिटी होती है तो उसको आपको ओशा को रिपोर्ट करना होता है। ये स्पेसिफिक यूएस के लिए है, हमारे यहाँ तो ओशा के स्टैंडर्ड्स इम्प्लीमेंट नहीं ना इस तरह, मतलब हम तो वॉलंटरीली इनको इम्प्लीमेंट करते हैं या इनको सीखते हैं, क्योंकि इनके अंदर चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे हम सेफ्टी को इंश्योर कर सकते हैं। वैसे कोई बाइंडिंग तो नहीं है हमारे ऊपर जिन जहाँ पे ओशा के स्टैंडर्ड जो हैं उनको अप्लाई किया जाए, लेकिन लोग इसको वॉलंटरी करते हैं क्योंकि इससे फ़ायदा होता है आपको। चले जी, अभी हम एक ब्रेक ले लेते हैं तीसरे लेसन पे जाने से पहले, तो 5 से 7 मिनट का वक्फा लेते हैं और उसके बाद इंशाल्लाह ताला जो हमारा थर्ड लेसन है उसके लिए हम वापस आते हैं। इन द मीन वाल ये ज़रा रिकॉर्डिंग भी कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि अगर लेंथी हो जाए तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है, और आपको पता है इसकी कुछ हमारे साथी ऐसे हैं जिनको बहुत ज़रूरत है कि वो रिकॉर्डिंग को रिव्यू करें, जैसे अली हैदर हैं, उन्होंने थोड़ा डिले से ज्वाइन किया तो वो फिर रिकॉर्डिंग एक दफ़ा सुन लेंगे तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं ब्रेक के बाद, ठीक है जी। ओके। ओके सर।